सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा विषय है महंगा तेल सियासी खेल। जी हां, कोरोना महामारी और लॉकडाउन से आए संकट को झेल रही देश की जनता के सामने यही सूरत हाल है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 16 दिनों से जारी इजाफे ने जनता को नई मुसीबत में डाल दिया है। शहरों से लेकर गांव के कृषि कार्यों में इस मूल्य वृद्धि का सीधा असर पड़ रहा है। तेल के दामों में बढ़ोतरी की वजहों में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, टैक्स और कंपनियों की पॉलिसी तक का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कम हुई कीमतों का लाभ देश के आम नागरिक तक क्यों नहीं पहुंच पाया। सच तो यह है कि 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन में खाली हुए खजाने को भरने के लिए सरकारें अब शराब की तरह ही पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर भरपाई कर रही है। उधर विपक्ष अब केंद्र की मोदी सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप जड़ रहा है। विपक्ष याद दिला रहा है कि 2014 के पहले किस तरह भाजपा के नेता केंद्र के खिलाफ पेट्रोल डीजल के दामों पर हाय तौबा मचाते थे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद पार्टी की नीति और नियत दोनों बदली हुई है। लेकिन इन सारे हालातों के बीच में पिस तो जनता रही जो इस देश की इस समय तकलीफों से गुजर रही है, जिसकी तकलीफों पर सुनवाई होते कहीं दिख नहीं रही। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार ने इस तरीके का रवैया क्यों अपनाया हुआ है। लेकिन इस चर्चा के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना, उसको सुख समृद्धि के अवसर प्रदान करना, तभी वह जनता से कर वसूलने का हकदार बन सकता है। महाभारत में उद्धृत इस कथन को अगर हम हर कालखंड में देखें तो वह एकदम सटीक और अनुकरणीय दिखता है। लेकिन जानने का विषय यह है कि क्या मौजूदा परिस्थितियों में देश और प्रदेश की सरकारें इस सिद्धांत का पालन कर रही हैं? क्या वाकई जनता की मौजूदा आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इतने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर उस पर आरोपित कर दिए जाए? क्या यह वाकई अपने आप में जाती नहीं कि जो सरकार यह बात किया करती थी, जो पार्टियां यह बात करती थी कि तेल के मामले में मुक्त नीति होनी चाहिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिति हो वैसे ही तेल कंपनियों के दाम तय करने के अधिकार उनको मिलने चाहिए। पर जब तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हैं, जिसे क्रूड ऑयल कहा जाता है, तो तेल कंपनियां उसी अनुसार अपने रेट बढ़ाती जाती हैं। पर जब पिछले कुछ सालों में तेल के दामों में बेतहाशा गिरावट आई तो उसका लाभ देश की जनता को मिलता कहीं दिखाई नहीं दिया। सरकार ने हर मौके पर कोशिश की कि वह अपना टैक्स बढ़ा ले और जनता के स्तर से जितना उसकी जेब से निकाला जा सके उतना निकाल ले। जब 130, 140 डॉलर प्रति बैरल का रेट हुआ करता था तब इस देश में तेल 50 रुपए, 60 रुपए में बिकता था। पर जब तेल के दाम 20 डॉलर, 30 डॉलर प्रति बैरल पे पहुंच गए तो यहां की जनता सपना ही देखती रह गई कि अब तेल 20 रुपए और 30 रुपए के दाम पर मिलेगा। लेकिन हुआ उल्टा, आज तेल के दाम 70, 80, 90 रुपए पे पहुंच रहे हैं। तेल के खेल इस कदर हुआ कि पेट्रोल और डीजल के बीच का अंतर खत्म हो गया। आज कमोबेश पेट्रोल और डीजल के दाम समान स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। बेतहाशा ड्यूटीज लगाई गई हैं। पूरी दुनिया में सर्वाधिक अगर तेल उत्पादन पर टैक्स इस समय है तो आंकड़े बता रहे हैं वो हिंदुस्तान के संदर्भ में। क्या कुछ ऐसा हो गया? देश कहां से इतना समृद्ध हो गया? देश की जनता की जेब में इतना कहां से पैसा देश की सरकार को दिख गया है जिसके चलते इतने बेतहाशा टैक्स लगाए जा रहे हैं? इसे समझने की कोशिश करते हैं। 5 खास मेहमान इस चर्चा में हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देश के पेट्रोलियम मंत्री रह चुके जयप्रकाश जी। हरियाणा की तेज तर्रार आवाज है। समझने की कोशिश करके कि क्या खेल इसके पीछे उन्हें दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। महेंद्र जोशी कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे, उनके पार्टी का पक्ष भी जानेंगे। हमारे साथ में आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर आशुतोष कुमार जी निष्पक्ष राय रखने के लिए मौजूद रहेंगे। निश्चल सिंघानिया जी हमारे साथ है, पूर्व अध्यक्ष है पेट्रोलियम एसोसिएशन दिल्ली के, तेल उत्पादों से जुड़े हुए हर मामले पर बड़ी बारीक निगाह रखते हैं, समझेंगे उनसे भी। और साथ साथ केंद्रीय सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल जी भी हमारे साथ रहेंगे। चर्चा की शुरुआत जयप्रकाश जी से करते हो। जयप्रकाश जी से समझना चाहते हैं कि जिस महकमे को कभी सालों पहले आपने देखा था, उस महकमे की नीतियां जनता को कितना आंदोलित या आनंदित कर रही है? जयप्रकाश जी, आपके नजरिए से थोड़ा रोशनी डालें, क्या हो रहा है देश में? द्विवेदी जी, वैसे तो आपने काफी बातें बड़ी विस्तार से बताई जी,
और ये बात सही है कि पूरी दुनिया में जो क्रूड ऑयल का दाम गिरता जा रहा है, जी उसकी खपत घट रही है जी और भारतवर्ष में तेल के निरंतर दाम बढ़ते जा रहे हैं। जी मुझे तो आश्चर्य है भारतीय जनता पार्टी के मित्रों पर। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, माननीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, जी तो उस वक्त थोड़ा सा दाम बढ़ता था जी तो कभी साइकिलों पर चलते थे, जी कभी रेडियो में बैठ के बीजेपी के लोग जुलूस निकालते थे, प्रदर्शन करते थे। जी आज भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने उस समय को नहीं भूलना चाहिए। जी कम से कम अपनी पार्टी की में आवाज तो उठाओ भैया। जी यानी कि आज 15 दिन में 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल के दाम बढ़ गए। जी और डीजल के दाम उस वक्त बढ़े हैं जब किसान के खेत में खेती का काम शुरू हो रहा है। आज किसान को डीजल की जरूरत है। आज जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश की मैं चर्चा करूं तो पिछले दिनों जिस तरीके से रोडवेज के किराए बढ़े, आज रोडवेज के कर्मचारी भाई भी कहते हैं कि और किराए बढ़ाओ वरना रोडवेज घाटे में आ जाएगी। इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं, ट्रकों का बस भाड़ा बढ़ेगा, इससे महंगाई बढ़ेगी। और आज जिस तरीके से कोरोना की महामारी को लेकर के पूरा ये विश्वव्यापी महामारी है जी, तो भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रश्न करना चाहूंगा, इस महामारी में कांग्रेस पार्टी नहीं पूरा विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी या यूपी एनडीए सरकार के साथ है, लेकिन कोरोना महामारी का डर दिखा करके जिस तरीके से क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिर रहे हैं, कच्चे तेल के दाम और ये सरकारें। और पिछले दिनों द्विवेदी जी आपने एक बात उस वक्त भी मैंने उठाई थी कि जब भारतीय जनता पार्टी के शायद सुधांशु मित्तल जी आए थे, वो ये कह रहे थे कि तो सेंट्रल एक्साइज कंपनियों से ली या आम आदमी की बोझ के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहना चाहूंगा जो अब जवाब देंगे कि उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी, कंपनी तो अपना घाटा पूरा कर लेंगी। तो उन्होंने तो 7 रुपए बढ़ाए थे, अब तो 10 रुपए बढ़ा दिए और ये सीधा मुनाफा कंपनी को जाएगा, कंपनी से सरकार को जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो ये पॉलिसी है ये 100% गलत है और 100% किसान विरोधी है। और इस आर्थिक मंदी में जिस तरीके से एमएसएमई के लोग जो थोड़ा मोटा काम धंधा करना चाहते थे कि अपने जनरेटर से, क्योंकि बिजली का भी अभाव चलाना चाहते थे, उनके जनरेटर महंगे, कल कारखाने में जो वस्तु बनेगी उस पर महंगाई, किसान की फसल जो पैदा करनी है, हमें धान लगाना है, उस पर महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन में जो चीज ढुलाई का काम करेंगे उसकी महंगाई बढ़ेगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से पूछना चाहता हूं, कब तक कोरोना महामारी का भय दिखा करके इस देश के उस आदमी को, अंतिम व्यक्ति जो आप लोग बार बार कहते हैं लूटते रहोगे तो लूट है, वो जो तेल उपभोक्ता है वो मैं कहूंगा उनके ऊपर लूट है। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। ये लूट है, ये जयप्रकाश जी का कहना है। देश के पेट्रोलियम मंत्री रहे हुए हैं, उनका मानना है कि जब क्रूड ऑयल इतने नीचे आए हुए हैं तब इस प्रकार से तेल के अंतर्गत कीमतें, ये सीधे सीधे लूट है। उनका यह भी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो रोज सवाल उठाती थी, लेकिन अब ऐसा क्यों कर रही है। ब्रजमोहन जी हमारे साथ है, उनके पास चलेंगे, लेकिन हमारे साथ में महेंद्र जोशी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। जोशी जी, आपसे जानने का विषय यह है कि जो बात जयप्रकाश जी ने कही कि भाजपा ऐसा करती थी, बहुत अच्छी बात है, जनता की लड़ाई लड़ती थी, जनता की लड़ाई लड़ी, जनता ने भरोसा किया इसलिए सत्ता में ला दिया। पर कांग्रेस क्या कर रही है? जब $141 प्रति बैरल कीमत होती थी तो भी आपको मजबूर कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने 60 रुपए में तेल बेचने के लिए। आप घाटा उठाते थे और फिर भी इतनी कीमत में तेल इसलिए देने के लिए मजबूर थे कि अगर आप जनता पे बोझ डालते थे तो भाजपा जनता की लड़ाई लड़ती थी, आपकी कुर्सी हिलती थी, आप फैसला लेते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार है, मुनाफे में तेल का काम कर रही है। 99,000 करोड़ 2014-15 में कमाया था, आजकल 2,40,000 करोड़ कमाने की तैयारी है। कांग्रेस क्या कर रही है, जानने का विषय है। जनता पिस रही है, कांग्रेस देख रही है। क्या अब कांग्रेस केवल देखने के लिए रह गई या कुछ करने की भी उम्मीद इस देश की जनता आपसे कर सकती है? सबसे पहले तो मैं आईएनएच के और आपने इतने सही समय पर जो सार्थक बहस और ये विषय रखा है उसके लिए धन्यवाद देता हूं जी।
आपकी बात का पहला जवाब कि ये जब यूपीए की सरकार थी तब हम इनके भय के कारण या इनके विरोध से तेल के दामों में कमी करते थे या नहीं करते थे, इससे हटकर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं जी। कांग्रेस हमेशा से संवेदनशील पार्टी के रूप में अपना काम करती रही। आप अगर देखें वर्तमान दौर में जब हालात इतने बुरे हों, सारे देश इस बात पर ऐसा हो कि हर व्यक्ति इस सरकार के निर्णय उसकी संवेदनशीलता या असंवेदनशीलता को दर्शाते हैं जी। नंबर एक। जी। दूसरा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हर बात में 2014 के पहले भारतीय जनता लोगों के बाद जो कहा, जो प्रदर्शन किए, चूंकि बड़े बड़े नेतागण अपना सार्वजनिक रूप से जो स्वरूप दिखाते थे जी। वो देश हित था या आज देश हित है, एक तो ये प्रश्न है। तीसरी बात, हर राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, चूंकि मैं संगठन का दल के कार्यकर्ता का दायित्व होता है अपनी पार्टी और पार्टी की सरकार और आम जनता के बीच में सेतु का काम करे, उसके दुख सुख को समझे और वो बात पार्टी तक पहुंचाए और पार्टी की अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाए। दुर्भाग्य ये है अभी ये आज बहस न होने के बजाय सही आज ये स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि ये जो कुछ भी घट रहा है, ये जो सारी इतना सारा लगातार रोज दाम बढ़ रहे हैं, उन दामों को बढ़ने के कारण आम आदमी कितना परेशान है। जोशी जी जवाब नहीं देना चाहते हैं, जोशी जी सवाल करना चाहते हैं। सवाल मेरा बहुत स्पष्ट था कि भाई ये सब बढ़ रहा है, ये तो अच्छी बात है, जो भी है, कांग्रेस क्या कर रही है? क्या कांग्रेस के पास इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी विरासत होने के बाद ये हैसियत नहीं बची है कि वह सरकार को दबाव में ला सके, जनता के हित के लिए सड़क पर आ सके और किसी अंजाम तक पहुंचा सके? दोबारा चलूंगा उनके पास में, कुछ तकनीकी तौर पर उनकी बात सुनने में दिक्कत आ रही है। ब्रजमोहन जी हमारे साथ में हैं। ब्रजमोहन जी बड़े अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, लंबे अरसे तक मंत्री रहे हैं, तकरीबन 18-20 साल का बतौर मंत्री काम करने का उनके पास अनुभव है। ब्रजमोहन जी से ही पूछते हैं, ब्रजमोहन जी आप भी उन नेताओं में शामिल थे जो पेट्रोल दामों में वृद्धि को लेकर सड़क पे उतरा करते थे। अब तो आपकी सरकार है, मजबूत सरकार है, दमदार सरकार है, जनहितैषी सरकार है। ये कैसा जनहितैषी काम हो रहा है? तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने घट गए, देश में इतने बढ़ गए, थोड़ा रोशनी डालिए ना ब्रजमोहन जी, कहां जा रहे हैं हम? कहां से आपको दिख रहा है हमारी जेबों में इतना पैसा कि आप लगातार निकालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आप जानते हैं कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो जी, उनके खजाने में अगर पैसा आने का माध्यम है तो बहुत बड़ा माध्यम पेट्रोलियम पदार्थ हैं कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के पास जो बिना चोरी हुए टैक्स अगर कोई मिलता है तो इन्हीं के माध्यम से मिलता है। और जब ऐसे समय पर हम सब जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से उसके रेट को मूल्य को जोड़ दिया गया है जी। और देश के विकास के लिए आज जितनी तेजी से सड़कें बन रही हैं, जीरो पावर कट बिजली की उत्पादन जितना तेजी से हो रहा है, सरकार विकास के काम जितनी तेजी से कर रही है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए जब सरकार काम कर रही है और जब राज्य सरकारें कोविड टैक्स लगा रही है, ऐसे समय पर केंद्र सरकार ने इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के आधार पर कि अलग से कोई टैक्स नहीं लगाकर और पेट्रोल डीजल से पैसे सरकार के पास में आए जिसके माध्यम से विकास का काम कर सके। और कोविड का जो मामला है, क्योंकि ये इसका जो भार है वो सीधे रूप में गरीबों पर नहीं पड़ना है, सीधे रूप से तो पैसे वालों पर ही पड़ेगा और इसलिए ये टैक्स लगाया गया। इसलिए ये लगातार रेट बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के कारण और केंद्र सरकार ने इसमें कोई टैक्स की कमी नहीं की और इसलिए ये स्थिति पैदा हुई है। इससे मुझे लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संभालने के लिए
जब आप कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की सरकारें जिन राज्यों में क्या उन्होंने टैक्स कम किया है क्या जनता के लिए? तो ये भी परिस्थिति नहीं है। इसलिए आज के अवसर पर जब कोविड-19 के कारण, संक्रमण के कारण पूरा देश की अर्थव्यवस्था बैठी हुई है, ऐसे समय पर देश की अर्थव्यवस्था को संभाले रखने के लिए आज पेट्रोल डीजल के ऊपर में टैक्स लगाना या इसके रेट को और ज्यादा बढ़ना, मुझे लगता है ये देश के लिए घातक नहीं है बल्कि देश के विकास के लिए जरूरी है। ब्रजमोहन जी, ये ज्ञान 2014 के बाद ही भाजपा नेताओं को प्राप्त हुआ क्या? क्योंकि जब आप सड़कों पर पहले उतरते थे तेल के विषय को लेकर, उस समय जो तेल से पैसे आते थे वो पैसा क्या कांग्रेस कहीं और ले जाती थी, देश के विकास में नहीं लगाती थी? उस समय के लेखा विभाग के आंकड़े ये बताते हैं, वित्त विभाग के आंकड़े ये बताते हैं कि हम घाटे में हुआ करते थे। $140 प्रति बैरल का जब रेट था तब भी 50 रुपए 60 रुपए में इस देशवासियों को तेल उपलब्ध कराया जाता था। सब्सिडी तक देनी पड़ती थी तेल कंपनियों को। अब आप इतना मुनाफा कमा रहे हैं, आपने बाजार पर छोड़ा था ये कहते हुए कि बाजार तय करे। बाजार में जैसे ही तेल के दाम घटते हैं आप तुरंत ड्यूटी बढ़ा देते हैं। जब से आपकी सरकार बनी है बेतहाशा ड्यूटी आपने बढ़ाई है, दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो जानने का विषय है कि पहले आप गलती पर थे या आज आप गलती पर हैं? जब पहले प्रदर्शन करते थे तब गलती करते थे या आज दाम बढ़ा रहे हैं तब गलती है? एक सवाल ये। दूसरा, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने राज्यों में वहां पे कौन से घटा दिए? घटाए नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। पर आपके परम मित्र, आपके पुराने मित्र आदरणीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कोविड टैक्स लगा चुके हैं। पर यहां पर जो आपके साथी हैं सम्माननीय भूपेश बघेल जी, उनकी सरकार ने ऐसा कोई कोविड टैक्स अभी तक यहां पर नहीं लगाया छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो ये फर्क है आपकी सरकारों में और वर्तमान स्थितियों में, दोनों पे आपसे टिप्पणी की अपेक्षा है। देखिए, आदमी को अलग अलग रोल निभाना पड़ता है। जब हम विपक्ष में होते हैं तो विपक्ष में रोल हमारा अलग होता है, हर किसी का, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो। और जब सत्ता में होते हैं तब रोल अलग होता है और आदमी को जब जो जिम्मेदारी मिलती है उसके अनुसार उसको रोल निभाना पड़ता है। इसलिए ये तो सामान्य बात है, इसके ऊपर में मुझे लगता है कोई बहुत बहस का विषय नहीं है। एक दूसरे के चित्र और एक दूसरे के फोटो और एक दूसरे के वीडियो या आप लोगों के पास में होते हैं, आप सब लोग दिखाते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों को लोगों ने स्वीकार किया है जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के काम कर रही है। आज पूरे देश में इतनी सड़कें बन रही है, सिंचाई की व्यवस्था हो रही है, किसानों के खाते में 6,000 रुपए जा रहे हैं, कोविड से निपटने के लिए पूरे देश में समुचित व्यवस्था की गई है। इससे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि साथ में जनता के लिए जनहितैषी काम किए जा रहे हैं, तो जनता इसको स्वीकार कर रही है। कांग्रेस के जमाने में जनहितैषी काम नहीं होते थे और खाली टैक्स बढ़ते थे, इसलिए हम लोगों को विरोध करना पड़ता था। और आज अगर आप बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल सरकार ने 1 रुपए टैक्स जो है वो कोरोना का टैक्स लगाया है और वो टैक्स लगाकर वो वसूल कर रही है। ये शायद आपकी जानकारी में मुझे लगता है विस्मित हो गया होगा। 1 रुपए टैक्स उन्होंने भी बढ़ाया है। जी। अच्छा ब्रजमोहन जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि भूमिकाएं बदल जाती है तो उसके साथ व्यवहार बदल जाता है। जब आप विपक्ष में थे तो आप जनहितैषी मुद्दे उठाते थे, जनता के लिए सड़क पर उतरते थे। कांग्रेस अब विपक्ष में है, कांग्रेस क्या अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पा रही है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ में, क्योंकि जनता नहीं है और जनता नहीं होने के कारण वो अपनी भूमिका निभा नहीं पा रही है। उनको मालूम है कि वो अगर अपनी भूमिका में उतरेंगे तो जनता उनका साथ नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्वीकार कर रही है जनता, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, इसलिए मोदी जी के निर्णयों को जनता जनहितैषी मानती है। और कांग्रेस जब निर्णय लेती थी तो उसको जनहितैषी नहीं मानती थी, ये मानती थी कि खाली ये टैक्स वसूल कर रहे हैं, देश के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और जनता इनके साथ में नहीं है, ये कहना है। लेकिन मेरे साथ में आशुतोष कुमार हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उनसे जानने का विषय है कि तेल में खेल क्या चल रहा है। आशुतोष जी, देश की जनता को आपके माध्यम से जानने में निश्चित रूप से दिलचस्पी होगी कि आखिर जनता अभी तक नहीं समझ पा रही है कि उसके साथ हो क्या रहा है। खबरें ये तक आ रही हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइस निगेटिव चली गई थी। निगेटिव मतलब कि तेल उठाने के लिए भी पैसे दे रही थी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी में तेल डलाने के लिए जा रहा था तो वो तो देख रहा था कि 10 पैसे 20 पैसे भी कम हुआ, उसे वो भी नहीं दिखा। थोड़ा रोशनी डालिए ना, है क्या तेल के खेल में इस समय? और सरकारें हमारे को जो बात कर रही है 20 लाख करोड़ का पैकेज देश को दिया है, आदमी को अपने तेल में भी राहत नहीं मिली है। हुआ क्या जनता के साथ? थोड़ा रोशनी मिलेगी आशुतोष जी आपसे। जी, बहुत वाजिब सवाल है ये।
तेल का खेल जो है, इसके पीछे के गणित को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो गणित अपनाया है उसमें वो ये है कि आप एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते जाइए और अपने जेब में पैसा डालते जाइए। अगर हम आंकड़ों के तहत बात करें, आंकड़ों के हिसाब से बात करें, तो ये जो मेरे पास जो आंकड़े हैं 2013-14 में 88,600 करोड़ का एक्साइज ड्यूटी के मार्फत, एक्साइज ड्यूटी के लागत के द्वारा सरकार के पास आता था। ये वैल्यू, ये जो टैक्स कलेक्शन है एक्साइज ड्यूटी का पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, वो बढ़ के 2,57,850 करोड़ हो गया 2018-19 में। और ये मोदी सरकार की रणनीति रही है कि तेल पे एक्साइज ड्यूटी लगा के ही वो राजस्व उठाएगी और अपने जो भी काम करने हैं वो करेगी। और वित्त मंत्रालय का कहना है, एक पहले ही उन्होंने एक प्लान बना लिया था 2014 में आते ही, कि अगले 5 साल में हमें इस तरीके से 10 लाख करोड़ रुपए उठाने हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि सिलसिलेवार तरीके से 2013-14 के बाद हर साल ये वृद्धि हुई है। 2014-15 में 1,05,000 करोड़, 2015-16 में 1,85,000 करोड़, 2016-17 में 2,53,254 करोड़। तो ये तो एक स्ट्रेटेजी की जो बात है वो ये है। रहा सवाल ये, यहाँ पे कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की जो कीमतें हैं उस पे बात हुई। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नाइमेक्स क्रूड था वो निगेटिव में था और वहां पे एक अजीब टाइप की एक सिचुएशन बनी थी। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मार्च में जब रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच ये समझौता नहीं हो पाया कि तेल की कीमतों का कैसे और क्या करना है कोविड के परिवेश में, तो इन दोनों में एक तरीके से प्राइस वार छिड़ गया, जिसके कारण तेल की कीमतें बहुत कम हुई, कच्चे तेल की। जनवरी में जो कीमतें $60 के ऊपर थी, वो मार्च में $30-35 के आसपास चली आई। उसके रिटेल मार्केट में देखने को मिली नहीं। तो आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि तेल कंपनियां जो हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनको फायदा होने लगा। और आपको याद होगा कि कोरोना काल के बिल्कुल ही मध्य में सरकार ने अनाउंस किया था कि पेट्रोल पर 10 रुपए और 13 रुपए डीजल पे हम बढ़ाएंगे एक्साइज ड्यूटी 6 मई को। जी, 6 मई को। तो बिल्कुल ही कोरोना काल के बीचों बीच। अब समझते हैं कि इसमें एक्चुअली किया क्या सरकार ने। सरकार ने वो फायदा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिल रहा था कच्चे तेल के घटे हुए दामों के कारण, उसको वो अपने पास उन्होंने ले लिया एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के। और अब जब वो पैसा आगे सेटल होगा और गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो वापस हम ये स्थिति देख रहे हैं कि तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आशुतोष जी, मेरा आपसे एक अलग सवाल है। ब्रजमोहन जी ने एक तर्क दिया है, जिम्मेदार राजनेता हैं, अनुभवी मंत्री रहे हैं बहुत लंबे समय तक। उन्होंने कहा सरकार के पास पैसा कहां से आएगा और सरकार जो पैसा ले रही है उससे ही डेवलपमेंट के काम कर रही है। ये उनका तर्क, और आम जनता पे बहुत फर्क नहीं पड़ता। आपसे मेरा आखिरी बिंदु पर सवाल है कि तेल की कीमतें बढ़ने से क्या महंगाई पर, आम जनता की जेब पर, लोगों की रोजमर्रा जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? सरकार को इसके संदर्भ में कोई संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है और तेल जितना बढ़ सके उतना बढ़ाना चाहिए, अपने खजाने में जितना पैसा मंगा सके उतना मंगाना चाहिए, और देश के लिए सड़कें, देश के लिए पुल, देश के लिए गाड़ियां, ये सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। थोड़ा रोशनी डालेंगे आप, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। ये इस तरीके से एक्सटॉर्ट नहीं किया जा सकता है, एक्सटॉर्शनिस्ट पॉलिसी नहीं लगाई जा सकती है, सबसे पहली बात। और सरकार को ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था वैसे ही इतनी खराब है, आगे के सारे हमारे प्रोजेक्शंस, इनफैक्ट आपके इस प्रोग्राम पे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जो इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही है उसमें किस तरीके से 26% की डी ग्रोथ देखने की मिलेगी। आगे आने वाली तिमाहियों में दिसंबर तक हम 12% के डी ग्रोथ के साथ अर्थव्यवस्था में जो है वो गिरावट देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है कि एक दोहरी मार जो है कंज्यूमर के पॉकेट पे किया जाए। दोहरी मार लगे ये ठीक नहीं है। मैं एक बार फिर ब्रजमोहन जी के पास चलता हूं, फिर निश्चल जी के पास चलूंगा। ब्रजमोहन जी, मेरा आपसे एक बड़ा ही जहन में उठता हुआ सवाल है, मुझसे रहा नहीं गया कि मैं अभी आपसे ना पूछूं। आप जब सरकार में रहे तो लगातार ये बात करते थे कि मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए,
जबरदस्ती में जरूरत से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सरकारें कोशिश करती है कि अगर कोई ऐसा करे तो उस पर कार्रवाई की जाए। आपसे जानने का विषय है कि सरकारें ही अगर मुनाफाखोरी पर उतर जाए तो जनता किसके पास जाए? कठिन समय सब मान रहे हैं, मुश्किल समय है सब मान रहे हैं। ऐसे समय पे जब हॉस्पिटल मुंह मांगा रेट मांग रहे हैं कमरा देने के नाम पर, तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, निर्देश जारी कर रही है। सब्जियों के संदर्भ में रेट बढ़े तो आपकी सरकारों ने जहां पर भी थे उन्होंने फरमान जारी कर दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। राशन के संदर्भ में तो आपने फरमान जारी किया ऐसे नहीं होने चाहिए। तेल के संदर्भ में जब दुनिया के स्तर पर तेल इतना सस्ता, सरकार जितना कर सको उतना महंगा दे दो, क्या माने इसे जनता? इसे मुनाफाखोरी नहीं कहें, इसको अवसर पर लाभ उठाने की नियत ना कहें। सरकारों के इस नजरिए के संदर्भ में बतौर नेता, भाजपा नेता के तौर पर बात नहीं, जनता से जुड़े हुए 4 तरह की राय आप क्या करें मोहन अग्रवाल जी? निश्चित रूप से आप इस बात को मान सकते हैं, कोई व्यापारी करे, कोई व्यक्तिगत करे तो मुनाफाखोरी कर रहा है जी। सरकार जो कर रही है मुनाफाखोरी नहीं, वो तो इस देश की 130 करोड़ जनता के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कर रही है। जब आपको मालूम है कि जीएसटी का पैसा नहीं आ रहा है, एक्साइज का पैसा नहीं आ रहा है, इनकम टैक्स का पैसा नहीं आ रहा है, और सरकार देश को चलाने के लिए कई बार कड़वी दवाई मरीज को पिलाना पड़ता है। कई बार स्टेरॉइड हमको मालूम है नुकसान होने वाला, परंतु स्टेरॉइड देनी पड़ती है। तो जब देश में कि सरकारों के पास में कहीं ना कहीं फंड नहीं आ रहा और देश को संक्रमण से हमको लड़ना है, तो ऐसे समय पर जब देश की अर्थव्यवस्था संकट में हो, आशुतोष जी स्वयं बता रहे हैं कि 26% निगेटिव ग्रोथ पर है, तो ऐसे समय पर कड़वे निर्णय लेना, और सरकार मुनाफे नहीं होती अपने लिए, अपने जेब के लिए नहीं कर रहा है, वो तो आम जनता के लिए कर रहा है। जो पैसा आएगा वो आम जनता के ऊपर में, और इसे मुझे है कि सरकारों को भी जेब पर उतना ही भार डालना चाहिए जितना वो सहन कर पाए, उससे ज्यादा भार उस पर नहीं डालना चाहिए। परंतु वर्तमान और इस पर जो निर्णय है वो जग हित है। जब सरकार नहीं हो बनने लगे तो भूख बनने से बचाने के लिए जो खर्च कर सकता है, क्योंकि आज के समय पर एक आम आदमी या एक मजदूर ट्रेवल नहीं कर रहा है। आज तो जो सक्षम है वही 4 चक्के की गाड़ी में घूम रहा है, जो सक्षम है वही माल बुलवा रहा है। तो अभी जो टैक्स लग रहा है, जो डीजल पेट्रोल महंगे असर पड़ रहा है, वो बड़े लोगों, छोटे लोगों पर इसका 16 दिन से लगातार तेल की कीमत बढ़ाई जा रही है। ब्रजमोहन जी, आपको लगता है कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए? 16 दिन से लगातार, अगर आप पहले तो देख लें कि गवर्नमेंट एक्सचेकर की क्या स्थिति है, वहां की अर्थव्यवस्था क्या है, और 16 दिन से लगातार जो बढ़ रहा है वो हमारे 3 महीने का जो समय है कोविड-19 लॉकडाउन का, उस पर किसी भी प्रकार से कोई रेट नहीं बढ़ा। अब इंटरनेशनल मार्केट में रेट जब अप हो रहे हैं तो उस समय ये रेट बढ़ रहे हैं, तो इसको एक साथ तक मुझे लगता है केंद्र में बैठे लोग ये बात ध्यान में है कि जाना चाहिए, कहां तक नहीं जाना चाहिए। वहां बहुत बड़े बहुत अर्थशास्त्री हैं, तो इसमें दोनों मत हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हम देखें खजाने, आप जरा इस बात को आप देख ले हिमांशु जी, कितने में किया और कितना पैसा आ रहा है, पैसे कितना पैसा आना चाहिए और कितना आ रहा है, अन्य टैक्सेस कितने चाहिए और कितना आ रहा है। अगर उतना कम आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। क्या उस स्थिति में देश को चलाया जा सकता है क्या? तो मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार जो भी वर्तमान परिस्थितियों में कर रही है वो देश की आर्थिक स्थिति से भी कर रही है और वही कर रही है। ब्रजमोहन जी, दलील यह है कि देश के पास आय के स्रोत सूख गए हैं इस दौरान। जो बाकी वैकल्प थे जिनसे सरकार के पास में पैसे आते थे, वहां पर पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए सीमित विकल्प है, उनमें से एक बड़ा विकल्प तेल है, इसलिए वहां पर हमें इतना जोर लग रहा है। बहरहाल हमारे साथ में निश्चल जी, जब कीमतें बढ़ते तो उस बेचने वाले की आमदनी बढ़ती है। आप डीजल पेट्रोल में लंबे समय से हैं, बड़ा अच्छा मुनाफे का दौर चल रहा है, सरकार बढ़िया पैसा कमा रही है। आप जो पेट्रोल पंप के संचालक है, तो इस समय तो आप लोग चांदी ही काट रहे होंगे, ये उम्मीद है कुछ मुनाफे की जनता को तकलीफ में डाल पेट्रोल पंप के मालिकों को इतना मुनाफा दौरान हो रहा है, हम लोग चर्चा कर। देखिए, मुनाफा जो आपको अभी दिख रहा है 10-15 दिन का, ये एक टेम्परेरी फेज है, लेकिन हम तो ये
सवाल पूछना चाहते हैं कि जब आपने तेल की कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जोड़ दिया जी, तो फिर आपने 51 दिन तक उन रेट्स को कम क्यों नहीं किया जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 16 या 17 डॉलर पे क्रूड आ गया था? जी, आपको तब कम करने, हम तो तब भी नहीं किसी से कहते हैं जब तेल के दाम कम होते हैं। जी, 51 दिन तक आपने उसको नहीं बढ़ाया या घटाया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से इसको जोड़ रखा है? जी, आप 51 दिन तक वेट करते रहे कि क्रूड कितना नीचे जाएगा, जितना मुनाफा उसमें दिखाई दिया 13 रुपए एक साथ आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, तो जनता को तो आपने इसका फायदा दिया नहीं। जी, दूसरा, 26 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल पड़ता है, जी, उस पर 33 रुपए लीटर एक्साइज है, जी, 18-19 रुपए लीटर वैट है। जी, टोटल टैक्स अगर हम लगा दें तो ये 250% टैक्स है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। जी, तो हम एज अ पेट्रोल पंप डीलर, हम तो डेली प्राइसिंग से, आप डेली प्राइसिंग करें, जब कम हो कम करें, जब ज्यादा हो ज्यादा करें। हमको इस मुनाफे से नहीं कमाना है, हमको कमाना है अपनी सेल से, जो इस टाइम कोरोना काल में बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। अब जब लॉकडाउन खुला तो लॉकडाउन में जनता अपेक्षा कर रही थी कि हमको भी कुछ तेल में राहत मिलेगी। उल्टा हो रहा है कि एक तरफ लॉकडाउन खुल रहा है और दूसरी तरफ कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो इसका समाधान एक ही है कि राज्य सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज और वैट की कटौती करें, जिससे कि लोगों में खरीदने की क्षमता आए और वो इस कोरोना काल के अनलॉक में अपनी व्यवस्थाएं चला पाए। एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो हम अपने दर्शकों से साझा करते हैं कि जब तेल की कीमतें बड़े स्तर पर गिरी तो देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बहुत काबिल राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने बताया कि हमने इस अवधि में तकरीबन 3.2 करोड़ टन क्रूड ऑयल खरीद लिया। आशय ये कि इस दौरान सरकार ने अपने भंडारों को कम कीमत में भरपूर भरा। जनता को यह उम्मीद जगी कि इसका लाभ उसे मिलेगा, लेकिन जैसा निश्चय जी हमें बता रहे हैं कि इस दौरान किसी 51 दिन तक पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। घटाया जाना था, नहीं घटाया गया। तरीका यह निकाला गया कि एक्साइज ड्यूटी को उसी अनुपात में लगातार सरकार बढ़ाती रही ताकि तेल के दामों में कमी ना करनी पड़े। 10 रुपए और 13 रुपए की वृद्धि, कुल मिलाकर सरकार ने हर प्रकार के घाटे की भरपाई के लिए जो रास्ता चुना है वो तेल के दामों को चुना है। जयप्रकाश जी हमारे साथ में हैं। जयप्रकाश जी से जानना ये चाहते हैं कि जयप्रकाश जी, आप लोग जब मंत्रालय में थे, लंबे समय तक इस देश में यह बात की जाती है कि हमारा बहुत बड़ा घाटा इसलिए होता है कि तेल खरीदते महंगे दाम पर है, जनता को बेचते सस्ते दाम पर है। बदली हुई परिस्थितियों में क्या समझ पा रहे हैं आप तेल के संदर्भ में? कहां खड़े हैं हम? और इस समय पे सरकार अगर अभी भी दाम नहीं घटा रही है, किस नियत से नहीं घटा रही है, समझ पा रहे हैं आप? द्विवेदी जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री साहब का वक्तव्य सुना और बड़ी तकलीफ हुई जी। इन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से गरीब आदमी की जेब पे असर नहीं पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, अगर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा तो गरीब आदमी की जेब पे पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, बस भाड़ा बढ़ेगा तो किसकी जेब पे असर पड़ेगा? आम आदमी बस में चलता है कि नहीं चलता? आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। जब सब्जी के दाम बढ़ेंगे, राशन के दाम बढ़ेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन से महंगाई बढ़ेगी, वो किसकी जेब के ऊपर असर पड़ेगा? वो गरीब आदमी के ऊपर पड़ेगा, किसान के ऊपर पड़ेगा। आज किसान के खेत में डीजल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। किसान की जो पैदावार है वो महंगी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। दूसरी, इन्होंने चर्चा करी कि हम विकास कराएंगे इस पैसे से। मैं हरियाणा प्रदेश की यदि चर्चा इनसे करूं, मैं एक पर्सन इनसे पूछना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 6 वर्ष में हमारे प्रदेश में कोई बिजली का थर्मल पावर प्लांट नहीं लगाया, कोई एक्सप्रेस हाईवे नहीं बनाया, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, तो ये पैसा कहां जाता है? मैं इस बात से इनसे अलग हूं। और इन्होंने कहा कि हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से दाम जोड़ दिए। अगर आपने ईमानदारी से जोड़ते तो मैं शायद आपकी प्रशंसा करता। आप लोगों ने तो बड़ा उपभोक्ता के साथ, मैं इसको बेईमानी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, बेईमानी की है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी एक ढाल बना ली, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरोना को हटा देते हैं। चाहे चाइना का मामला है, सीमाओं का मामला है, एलएसी का मामला है, कोरोना। भाई, कोरोना के नाम से आम आदमी को कब तक मारते रहोगे? और डीजल और पेट्रोल हमेशा ही, चाहे मैं 1990 में जब भारत सरकार में मंत्री था, उस वक्त आपको याद होगा कि एक बार क्रूड हिंदुस्तान में बहुत कम पड़ गया था और भाव बड़े बढ़ गए थे, लेकिन डीजल का अभाव था।
हमने उस वक्त भी महंगा डीजल खरीद के किसान को, मजदूर को, कारखानेदार को सस्ता डीजल दिया था। इनके तो उल्टा काम कर दिया, क्रूड ऑयल के भाव कम है और डीजल के, पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं। तो ये तो उपभोक्ता के साथ एक ठगी है, जो अगर ये नाराज ना हो, मैं कहता हूँ लूट। और ये कहना हमने, जो ये कह रहे सड़कों की बात जी, मैं मंत्री जी से बताता हूँ, सड़कों के लिए सेस अलग लगा हुआ है जी, कोई से संबंध नहीं है। ये जो सेंट्रल एक्साइज और वैट लगता है, इससे अलग सेस भी लगाया अपने NHAI को, जो आप पैसा देते हैं। PMGSY, प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो पैसा है, उसका अलग आप हमसे वसूल कर रहे हैं, और ये पैसा आप हमसे अलग वसूल कर रहे हैं। आपने बिजली के अंदर कोई नया काम नहीं किया। जहां कांग्रेस पार्टी ने काम छोड़ा था, उसके आगे आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। कांग्रेस की सरकार थी, 4 ग्रिड होते थे मंत्री जी, हमने उन 4 ग्रिडों का एक इंटरनेशनल ग्रिड बनाने का काम किया था। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय ताप सिस्टम है, उसको इकट्ठा किया था। तो आप बार बार एक बात कह देते हैं, कांग्रेस में ये नहीं हुआ, हमने ये कर दिया। आपकी सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा गरीब आदमी की जेब के ऊपर डाका डला है, मध्यम वर्ग की जेब के ऊपर डाका डला है। मैं, यदि आप मुझे नाराज ना हो, मैं एक बात कह देना चाहता हूं, अंबानी जी तो साहूकार होते जा रहे हैं। बड़े बड़े जो साहूकारों को, उसको क्या असर पड़ेगा इनसे? वो मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं, वो तो अपना कंपनी बनाई है, डीजल के दाम बढ़ाओगे कंपनी पे डाल देंगे। तो जो आदमी अपनी जेब से डीजल और पेट्रोल खरीद रहा है, जो गरीब आदमी, उसकी क्या हालत होगी? आपने गरीब आदमी को दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए आपने एक बात के ऊपर रहो, जब आप लोग ये कहते हुए पहली सरकार का नियंत्रण ठीक नहीं था, हमने अंतर्राष्ट्रीय भाव के साथ हमारा बाजार को जोड़ दिया है। तेल के दाम घटेंगे तो क्रूड के दाम घटेंगे, तेल के दाम घटाएंगे, क्रूड के दाम बढ़ेंगे, हम बढ़ाएंगे। जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, ये बात सही है। जब 51 दिन तक क्रूड के दाम गिरे, तो आपने क्यों नहीं गिराए? आप तो व्यापारी की तरह काम कर रहे हो। जो ये प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, नॉट व्यापारी। आप तो व्यापार कर रहे हैं जनता के साथ। पर सवाल जयप्रकाश जी, मैं बीच में रोकता हूं आपको कि वो व्यापार कर रहे हैं, अच्छी बात, पर कांग्रेस क्या कर रही है? जब आपकी सरकार थी, आपके तौर तरीकों पे भाजपा ने आवाज उठाई, भाजपा ने जनता पर लड़ाई लड़ी, जनता के हक की लड़ाई लड़ी, जनता का साथ मिला, सत्ता में आए, अपने अनुसार सत्ता चला रहे हैं। कांग्रेस जब एक जायज मुद्दा, हर व्यक्ति कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, बताने की भी जरूरत नहीं, बच्चे को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल धराशायी हो रखा है। 2002 में जो तेल के दाम हुआ करते थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, क्रूड के, उस स्तर पर दाम पहुंच गए। तो अभी हमें दाम जो मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं सबको पता है, और फिर भी कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, जनता के साथ नहीं दिख रही। कहां चूक रहे हैं आप? सोच पा रहे हैं जयप्रकाश जी आप? या केवल और केवल ब्रजमोहन जी पर सवाल ही करते रहेंगे, या कांग्रेस के नेता होने के नाते कुछ जमीन पर भी करेंगे? नहीं, कांग्रेस का कसूर नहीं है इसमें, कांग्रेस नेतृत्व का कसूर नहीं है। LOC की बात करते हैं, तब ये कह देते हैं सैनिकों का अपमान। क्या हम सैनिकों के बेटे नहीं, हम किसान के बेटे नहीं, हमारे भाई सैनिक नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सैनिक हैं? क्या इन्हीं से संबंधित लोग सैनिक हैं? एक बात, हर मामले में, अब कोरोना की बात कर देते हैं, वर्चुअल रैली की बीजेपी ने, हमने उस वक्त हरियाणा प्रदेश में विरोध किया। कौन सी उपलब्धि गिना रहे हो आप? इस देश में एक तरफ सोशल डिस्टेंस की बात करते हो, आप गांव में लोगों को इकट्ठा किया, सोशल डिस्टेंस को तोड़ते हो, और जब दूसरी पार्टियां प्रदर्शन की बात करते हैं तो उसी वक्त कोरोना को लेकर के खड़े हो जाते हो। तो इन बीजेपी की जो दोहरी पॉलिसी है जी, आज कोरोना महामारी को लेकर के हर मामले को विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। मैं हमारे साथियों से भी कहना चाहूंगा और हमारे नेतृत्व से भी कहना चाहूंगा, ठीक है, कोरोना महामारी में हमारी पार्टी और सारा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन जिस तरीके की लूट डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में की है, इसका हमने डट करके विरोध करेंगे और डट करके विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, बीजेपी के लोग नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हर मामले में जब चाइना के बॉर्डर की बात करते हैं, कहते हैं आप फौजियों का सम्मान नहीं करते, सैनिक का सम्मान नहीं करते। मुझे सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे 20 जवान शहीद हुए, सारे देश को उनकी शहादत के ऊपर नाज है और हमें तकलीफ है, और हमें अपने नौजवानों के ऊपर नाज है। लेकिन तो जब उनसे प्रश्न पूछते हैं तब ये कह देते हैं कि आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, इससे सैनिकों का अपमान है। अगर हम ये पूछें तेल के दाम क्यों बढ़ गए, प्रदर्शन करेंगे तो कहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होती है,
तो इस तरीके से भारतीय पर जनता जयप्रकाश पार्टी, जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं भाजपा के संदर्भ में नाचना जाने आंगन टेढ़ा। भाजपा तो इतनी कुशल राजनीतिक पार्टी, आप जो कुछ करना चाहते हैं भाजपा अड़ंगा डाल देती है, आप केवल देखते रह जाते हैं। तो नाच किसको नहीं आ रहा है? कांग्रेस को नहीं आ रहा है या भाजपा को नहीं आ रहा है? भाजपा को ये अपनी कमजोरी छुपा रहे हैं। अर्थव्यवस्था आपकी खत्म हो चुकी है, गरीब अरे होता जा रहा जयप्रकाश है। जी, सवाल यह है, अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो भी जनता का समर्थन तो भाजपा के साथ है ना, तो अनाड़ी किसको माना जाए, कांग्रेस को या भाजपा को? नहीं द्विवेदी जी, हरियाणा प्रदेश की सरकार, आप लोगों के टाइम्स ऑफ इंडिया ने कई पत्रिकाओं ने सर्वे किया है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार का 4.5 लोकप्रियता रह गई है। जिस प्रदेश की सरकार की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 4.5, तो उन्हें तो वैसे इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो ढोंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। अब ड्रामे की राजनीति लंबे अरसे नहीं चलेगी। जयप्रकाश जी, आप तो इतने मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। 6 महीने पुरानी सरकार एक सर्वे अखबार में छपने के आधार पर अगर इस्तीफा देती तो इस देश में कोई सरकार ही ना बसती। बहरहाल मैं आगे चढ़ता हूं। महेश जोशी जी मेरे साथ में है। महेश जी, जानने का विषय केवल इतना है आपसे, जो बात मैंने जयप्रकाश जी से भी कही थी, कि सब एक राय होकर इस नतीजे पर हैं ब्रजमोहन जी के अलावा। ब्रजमोहन जी के पास अपनी व्यवस्थाएं हैं पार्टीगत, कि तेल की कीमतों में जिस प्रकार की गिरावट है उसके मद्देनजर इस देश में इस समय जो दाम चल रहे हैं वो कतई स्वीकार्य नहीं होने चाहिए। पर ऐसे समय पर जब आप जनता के साथ खड़े हो सकते हैं, जनता की तकलीफ में हमदर्द बन सकते हैं, जनता के हितैषी बन के जाहिर कर सकते हैं, कहां चूक रहे हैं? राहुल गांधी चाइना तो बोले, तेल के संदर्भ में कोई आवाज आई अभी तक सुनाई नहीं दी। अगर बोले भी हैं तो ऐसा क्या बोले जो सुनाई भी नहीं दे रहा है? थोड़ा रोशनी डालेंगे कि कहां चूक रहे हैं आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों को एड्रेस करने में देश के संदर्भ में? द्विवेदी जी, मैं आपको पहले कह दूं कि हमारे नेतृत्व ने इस विषय को गंभीरता से उठा है। सारी बातों को, ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे लगातार अलग अलग लोगों के द्वारा ये सारे विषय वस्तु को रखा गया है और तथ्यात रखा है। मैं एक बात को बड़ी ईमानदारी कार करता हूं कि जो झूठ बोलने की कला, अपनी सुविधा का सत्य तय करने की कला है, जैसा अभी आदरणीय बड़े भाई साहब ब्रजमोहन जी ने कहा कि अलग अलग समय की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं जी, तो मैं समझता हूं वो भूमिकाएं नहीं होती है, वो दरअसल उनकी सत्य होता। वो कब तक जो लोग इस प्रकार से उन्होंने जरा सी बातों पर जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन किए, ये बात सच है। इतना झूठ बोलने के लिए कांग्रेस को अभी शायद एक आध जन्म और भी पड़ेगा। लेकिन मैं विषय वस्तु पर आ रहा हूं। मैं आपसे इनसे बोलना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये कोरोना पीरियड को अगर छोड़ दिया जाए गिरिजी साहब, तो 2014 से लेकर अभी तक जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, हमारे आर्थिक विशेषज्ञ और अन्य लोग इस बात को बता सकते हैं कि 14 के पहले आप इन सारी बातों पर यहां आए थे सरकार, तो आपने ये सब बातें कही थी। और उस समय बाबा रामदेव जैसे लोग 35 और 40 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बेचने की बात करते थे। आज की स्थिति यह है, भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल एक भाव बिक रहा है। 17 बार इन लोगों ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। इसके ऊपर अधिक प्रकाश हमारे आर्थिक विशेषज्ञ डाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि ये लोग जो काम करते हैं, जो ये सीधी बात है, जयप्रकाश जी ने जो कहा, आम आदमी की जेब जिस तरीके से काटते हैं, जिसमें उसको पता तक नहीं चल रहा। किसानी और किसान सबसे बड़ा हमला हुआ है कि ये जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, और ये लोग का ये कहना, मुझे लगता है इससे बड़ी बुरी बात नहीं हो सकती कि आम आदमी के ऊपर डीजल और पेट्रोल के दामों का कोई असर नहीं होता। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, अब आप ये बात बिल्कुल स्पष्ट मान लीजिए, इन सारी पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने से सर्वाधिक असर अगर होगा तो वो इस देश के आम आदमी पर होगा। आर्थिक स्थितियों के मामले में हम वैसे ही बहुत आशुतोष जी, मैं आपके पास में आता हूं। महेश जी का इस बात पर आपत्ति है कि ब्रजमोहन जी ने कहा कि आम आदमी पर ज्यादा असर नहीं,
इनका कहना है कि सबसे ज्यादा असर इस पर है। जयप्रकाश जी भी इस बात को बोल रहे हैं। लेकिन ये तो आप भी महसूस कर रहे हो आशुतोष जी, जब पहले तेल के दाम बढ़ा करते थे तो जनता के स्तर पर प्रतिक्रिया बड़ी तीव्र होती थी, बहुत नाराजगी सार्वजनिक भी हुआ करती थी। पर तेल के दाम लगातार बढ़ने के बाद भी, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सड़क पर उतरने का मामला हो, वैसी प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। क्या हमारी आर्थिक क्षमताएं बढ़ गई हैं, या जनता के स्तर पर आप महसूस करेंगे, लोगों को महसूस हो गया कि इन्हें फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं विरोध करने का, तो करके फायदा क्या है? क्या देख पा रहे हैं आप बतौर आर्थिक विशेषज्ञ? कहां खड़े हैं हम? जी निश्चय जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार आशुतोष जी की बात सुनता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी कैपेसिटी कोई बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। जहां तक लोगों का सड़क पे उतरना या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मोर्चा निकालने का सवाल है, वो इस दौर में नहीं हो सकता है कोरोना के कारण। लेकिन जो रोष है, जो प्रतिक्रिया है लोगों की, वो सोशल मीडिया पर आज ट्विटर पे हम लोगों को देखने को मिली है। पूर्व पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने पीटीआई को एक स्टेटमेंट दिया है कि ये सरकार का रवैया बिल्कुल ही गलत है, और उसके बाद शाम में ट्विटर पे काफी रिस्पांस आए हैं। लोगों ने इसको सेडिस्टिक कहा है, इस पूरे सरकार के इस पूरे रवैये को बहुत ही सेडिस्टिक कहा गया है। एक छोटी सी टिप्पणी मैं करना चाहता हूं। ये बात बार बार कही जा रही है और सरकार के आर्थिक समस्याओं और आर्थिक चैलेंजेस के आड़ में ये सब बातें कही जा रही हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर हम दाम बढ़ाते जाते हैं इस तरीके से, तो क्या इसका प्रभाव इन्फ्लेशन पे नहीं पड़ेगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या आरबीआई रेट घटा पाएगी? रेट नहीं घटेंगे तो क्या इंडस्ट्रीज जो है पुनः चालू हो पाएंगी? दूसरी बातें जो उठाई जाती हैं कि संसाधन नहीं है, तो क्यों नहीं केंद्र सरकार इस बारे में सोचती है कि जो सूटी के शेयर पड़े हुए हैं उनको बेचा जाए, उनको निकाला जाए? आखिर किस दौर में उन शेयर्स को निकाला जाएगा? वो सिल्वर स्पून ठीक है रखा हुआ है, लेकिन वो ऐसे ही दौर के लिए रखा गया है। आपने पिछले साल आरबीआई से इतना मतलब इतनी लड़ाई झगड़ा आपने किया कि अपना कैपिटल रिजर्व दे दो। इस साल उसकी बातें क्यों नहीं हो रही है, जबकि एक कैपिटल रिजर्व आरबीआई का ऐसी आकस्मिक स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है जी। तो सारा बोझ जनता पे क्यों डाला जा रहा है? सारा बोझ जनता पर क्यों है, ये आशुतोष जी का सवाल है। अन्य विकल्पों को क्यों नहीं आजमाया जा रहा है? जनता जिसके पास आय के स्रोत वैसे ही सूख गए हैं जैसे सरकार के पास, तो भी सरकार ये उम्मीद क्यों कर रही है कि जनता ही उसके हर घाटे की भरपाई कर दे? ये सवाल है। लेकिन निश्चय जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर ब्रजमोहन जी के पास दोबारा चलते हैं। जी निश्चल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपके इसी सवाल का एक जवाब देना चाहूंगा जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। आपने कहा जनता में रोष क्यों नहीं दिखाई देता जी। आपको ध्यान होगा कि 2016-17 तक तेल के दाम हर 15 दिन में चेंज होते थे, और जब चेंज होते थे तो एक साथ 1.5 रुपया, 2 रुपया, 2.5 रुपया बढ़ता था या घटता था। अब क्योंकि ग्राउंड से मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि अब डेली प्राइस चेंज हो रहा है, तो 10-20 पैसे का असर जनता समझ नहीं पाती है, और जनता को लॉन्ग टर्म में समझ नहीं आता कि हमारे साथ हुआ क्या। पहले 15 दिन में एक साथ रेट चेंज होते थे, इसलिए वो असर दिखाई देता था। हम ये चाहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से आपने इसको लिंक कर दिया है, तो ईमानदारी से आप जब घटे तो घटाएं, जब बढ़े तो बढ़ाएं। तो आप इसको, आपके सवाल का ये जवाब मैं देना चाह रहा था कि मेरा अनुभव ये है कि जनता भाप नहीं पाती इस छोटी सी घटत बढ़त को, जो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। निश्चल सिंघानिया जी ने जो जवाब दिया है वो दरअसल मेरे सवाल का ही जवाब नहीं है, वो जयप्रकाश जी ने एक टिप्पणी की थी उसका भी जवाब है। जयप्रकाश जी ने एक मुहावरा इस्तेमाल किया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जयप्रकाश जी जानिए भाजपा और केंद्र सरकार कितनी समझदार है। उसे समझ में आया कि 15 दिन में दाम बढ़ाने से जनता पे प्रतिक्रिया आती है, एक मुश्त बढ़ता है। हर दिन कुछ कुछ बढ़ता रहे तो जनता को पता नहीं चलता है, जेब कट जाती है। तो देखिए वो कितना सीख गए हैं। आप बोल रहे हैं नाच ना जाने, वो सब कुछ सीख गए हैं, इसीलिए डेली का कर दिए हैं। जी जयप्रकाश जी, कुछ टिप्पणी आपकी? ये बात इनकी बिल्कुल सही है, लेकिन बीजेपी वालों ने कोरोना को एक हथियार मान करके विपक्ष की आवाज कोरोना के माध्यम से दबाने की कोशिश करते हैं। आपके चैनल के ऊपर मैंने पिछली बार भी कहा था, एक सुपर रिच टैक्स लगाओ, बड़े लोगों पे टैक्स लगाओ, ये गरीब आदमी के ऊपर बार बार टैक्स। ये तो डीजल और पेट्रोल का सिंघानिया जी से पूछ लो, आम आदमी के ऊपर असर पड़ता है। जो सुपर
रिच लोग हैं उनको ऊपर टैक्स लगाओ ताकि वो दे सके। ये गरीब आदमी को मार रहे हैं, ये योजनाबद्ध तरीके से। यही कारण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। 50 घर इस देश की सारी धरोहर के मालिक बनने जा रहे हैं। ये जब आंदोलन होगा ना द्विवेदी जी, ये कोरोना जैसे खत्म होगा, आप ये बीजेपी के लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी सरकारें, और सरकारों को पता लग जाएगा जब बगावत पे उतारू लोग होते हैं उनको को रोक नहीं सकता। आर्थिक तौर से जिस तरीके से इनको बीजेपी की सरकार ने गरीब को, किसान को, मजदूर को, नौजवानों को रोजगार ना दे करके बेरोजगारी बढ़ाई है, जो प्रवासी मजदूरों का बुरा हाल किया है, वो सारे का सारा जिस दिन कोरोना खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग जनता के बीच में नहीं जा पाएंगे। ब्रजमोहन जी, जयप्रकाश जी जननेता है, जुझारू नेता है, आपके पुराने साथी रहे हैं, बता रहे कोरोना खत्म होते ही क्या कुछ आपके साथ होने वाला है, कोई चिंता है आपको? देखिए जयप्रकाश जी और महेंद्र जी, मुझे लगता है बहुत दिनों से जनता में इनका भाषण नहीं हुआ है, इसलिए आपके चैनल पर उनका भाषण चल रहा है और वो भाषण दे रहे हैं। वास्तव में पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी की सरकार के साथ है, मोदी जी के निर्णयों के साथ है कि जिस कुशलता के साथ में मोदी जी ने इस कोरोना के संक्रमण काल में जब पूरे विश्व में ये महामारी से ग्रसित है, ऐसे समय पर देश को संभाल के रखा है। और जनता को इस बात की तकलीफ नहीं है कि डीजल के रेट बढ़े, जनता को इस बात से सुकून है कि देश की अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखा। और इस कोरोना के संक्रमण काल में 3-3 महीने के लॉकडाउन के बाद भी जनता को उसकी सामग्री, जो आवश्यक सामग्री है, खाद्य सामग्री है, स्वास्थ्य की सामग्री है, वो लगातार मिलती रही। इतनी कुशल व्यवस्था की, और कुशल व्यवस्था के कारण लोग खुश हैं। आज ये जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि बहुत सरकार के पास में और भी चीजें हैं, मुझे लगता है कि आज जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है, ऐसी स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखने के लिए, मुझे मालूम है, मैं भी मंत्री रहा हूं, 18 साल तक मंत्री रहा हूं, कि सरकार को ऐसा लगता है कि या तो शराब से हमको सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है या डीजल पेट्रोल से हमको सबसे ज्यादा अपनाती है, जिसमें चोरी कम से कम हो और सरकार को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। तो पेट्रोल डीजल एक ऐसा रास्ता है जिसमें चोरी कम नहीं के बराबर है और सरकार को टैक्स मिलता है, जिसके माध्यम से इजी वे में वो ज्यादा लोगों को बिना परेशान किए और विकास के कामों में देश की अर्थव्यवस्था को संभाल सकती है। और इसलिए सरकार ने ये रास्ता अपनाया है। और इस रास्ते के कारण मुझे लगता है कि 2-3 महीने की और बात है, 2-3 महीने के बाद जब हमारे देश की आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित होना शुरू हो जाएंगी तो बाकी सब चीजें सामान्य हो जाएंगी और लोगों की तकलीफ दूर हो जाएगी। तो जो जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि महीने भर बाद जनता सड़क पर उतरेगी, मुझे लगता है कि महीने भर बाद जनता मोदी सरकार का अभिनंदन करेगी, सड़कों पर नहीं उतरेगी। मोदी सरकार का अभिनंदन करेगी। ब्रजमोहन जी, 2 बातें और हैं। आपने मुझसे कहा था कि 1 रुपए का टैक्स लगाया है, मेरी जानकारी में नहीं है। अखिल धगट है, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रायपुर के, उनसे हमने इसी कार्यक्रम के दौरान बात की फैक्ट चेक के लिए। उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सरचार्ज, कोई भी नया टैक्स, वैट की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल आपकी जानकारी के लिए। लेकिन आपसे जानने का जो विषय है वो इससे इतर यह है, जो बिंदु निश्चय जी ने उठाया, जो बिंदु आशुतोष जी ने उठाया और जो बिंदु जयप्रकाश जी ने उठाया, कि जब भारत सरकार अनुभव के आधार पर इस नतीजे पर पहुंची थी कि तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर जनता से लिए जाएंगे, नीति बनाई, नियत जाहिर की कि हम कोई बेईमानी नहीं करना चाहते, तो फिर कोरोना संक्रमण काल में जब क्रूड के ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटे तो उसका लाभ जनता तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? आप या तो पहले की नीति गलत थी या आज की नीति गलत है, इस पर आपसे उत्तर अपेक्षित है। देखिए, पहले की नीति भी सही थी, आज की नीति भी सही है जी। और कोई इसमें बेईमानी नहीं है। बेईमानी कैसी? ये जो पैसा है ये तो पब्लिक एक्सचेकर में जाना है, सरकार के खजाने में जाना है। और हमको सबको मालूम है कि जब सामान्य बातें चलती है, जब सामान्य काल होता है, तब कोई भी चीज को गलत करना ठीक नहीं होता, जनता की उसमें प्रतिक्रिया होती है। और ये विशेष काल है, कोरोना काल है, जिस समय सरकारों की, पूरी देशों की अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। ऐसे समय पर देश की अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखना, और संभाल कर रखना तो इसको कोई गुपचुप तरीके से नहीं किया गया।
सरकार ने घोषित कर किया कि हम 10 रुपए और 13 रुपए हम एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, और उसको घोषित कर उन्होंने इसलिए रेट कम नहीं हो रहे, तो घोषित कर करना और इसमें किसी भी प्रकार की कोई बिचौलिए या कोई मीडिएटर या कोई बेईमानी या कोई भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा नहीं। पब्लिक एक्सचेकर में पैसा जा रहा है और देश के लिए खर्च किया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये कोई गलत नहीं है, ये तो जनता के हित में और देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए किया गया काम है। और ऐसे कामों को संक्रमण काल में या हमारे आपातकाल में या कठिन परिस्थितियों में अगर सरकार देश को संभालने के लिए कोई ऐसे निर्णय लेती है तो उनको गलत नहीं कहा जा सकता। ये जरूर हो सकता है कि सरकार को लोगों के सुझाव हो सकते हैं, जैसा आशुतोष जी ने कहा। अच्छा, मेरा एक सवाल है ब्रजमोहन जी, बीच में रोकता हूं आपको, कि ये मार्च से तो कोरोना काल है, पर एक्साइज ड्यूटी में बदलाव जो है 2014 में जब से आप सत्ता में आए ना, तब से कर रहे हो, तब से बढ़ा रहे हैं। 9 रुपए ड्यूटी हुआ करती थी जब आपने सत्ता संभाली, आज 30 रुपए वसूल रहे हैं। इन जो बचे हुए 5 साल 5.5 साल थे आपकी सरकार के, उस समय जब तेल के दाम घटे तो क्यों नहीं आपने जनता को लाभ मिलने दिए? ये सवाल है। ये सवाल इसलिए है कि जब तेल के दाम दुनिया में बढ़ रहे थे तो आप मांग करते थे कि लेकिन जनता को सस्ता तेल मिलना चाहिए, सरकार को सब्सिडी देना चाहिए। बदले गई भूमिका आपकी, तो उसके साथ तरीके बदल गए। आखिरी टिप्पणी आपसे, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, आखिरी टिप्पणी आपसे चाहिए कि पिछले 5.5 साल में भी आपने तेल के दाम क्यों नहीं उस अनुपात में घटाए जिस अनुपात में दुनिया में तेल के दाम घटे थे? देखिए, आपको मालूम है कि किसी जमाने में जो बजट होते थे ये माना जाता था कि जो घाटे का बजट है वो अच्छा होता है, परंतु आज पूरे देश का, पूरे विश्व का सोच बदल गया है कि अब घाटे के बजट की बजाय फायदे का बजट होना चाहिए, कम से कम हमारे ऊपर में वित्तीय घाटा होना चाहिए। और अब ये सोच बदली है, पूरे देश के लोगों की, पूरे विश्व के लोगों की सोच बदली है और लोगों की आर्थिक स्तर भी ऊंचा हुआ है। आप जैसा जानते हैं कि पहले लोग आज गांव में पक्के घर बनने लगे हैं, आज गांव में मोटरसाइकिल आने लगी है, आजकल ट्रैक्टर्स गांव में आने लगे हैं, तो लोगों का आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठा है। और आर्थिक स्तर ऊंचा उठाकर लोगों की मानसिकता को बदलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि इस देश का विकास ज्यादा जरूरी है और जो लोग पैसा ज्यादा कमा रहे हैं उनसे ज्यादा टैक्स लेकर, क्योंकि आज हम देखते हैं कि 4 चक्के की गाड़ियों में ज्यादा पेट्रोल डीजल लगता है जी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ज्यादा पेट्रोल डीजल लगता है। तो लोगों को इस लायक बनाना है कि अगर हम विकास की बात सोचते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमको अच्छी सड़क मिले, अच्छी बिजली मिले, अच्छा पानी मिले, तो हमको थोड़ा ज्यादा पैसा देना चाहिए। लोगों की मानसिकता मोदी सरकार ने तैयार की है और उसके आधार पर मोदी सरकार के आने के बाद से देश में कोई बड़ा आंदोलन महंगाई को लेकर नहीं हुआ है, टैक्स को लेकर नहीं हुआ है, क्योंकि जनता माने कि ये सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और इसलिए जनता मोदी सरकार के साथ में। बड़े महत्वपूर्ण दलील ब्रजमोहन जी की है। कोई आंदोलन हुआ नहीं, जनता सड़क पर आई नहीं, कोई बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन हुआ नहीं, कुल मिलाकर नीतियों के प्रति जनता का समर्थन है। 5 साल बाद चुनाव हुए, फैसला पक्ष में आया। आखिरी टिप्पणी जयप्रकाश जी के लेता हूं, बड़े नेता हैं, उनकी बात सुने बगैर कार्यक्रम खत्म करना ठीक नहीं। जयप्रकाश जी, आखिरी टिप्पणी 30 सेकंड में आपकी। ब्रजमोहन जी, वो कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल में जितना ऑटोमोबाइल बिका, जितना 4 व्हीलर बिका, जितना ट्रैक्टर बिका, जितना किसान की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, किसान के घर में खुशहाली आई, जिस तरीके से मनरेगा लागू करके मजदूर को आर्थिक तौर से मजबूती दी, तो आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप ये तो बताइए, किसान के फसल के दाम कहाँ हैं? किसान की फसल कैसे बिकी है? किसान की तो बुरी हालत कर दिया आप लोगों ने। आपको याद होगा पिछले दिनों गेहूं की कितना बुरा हाल हुआ, धान का कितना बुरा हाल हुआ। आज मक्का की फसल को देश में को खरीद नहीं रहा, किसान का तो सत्यानाश करके रख दिया आप लोगों ने। जयप्रकाश जी, सवाल इस बात का है कि सब कुछ 2014 तक यूपीए की सरकार ने इतना बेहतर किया और पिछले 5 साल में भाजपा ने अगर बर्बाद कर दिया, तो फिर सोचने का विषय तो यह है ना कि भारतीय जनता पार्टी आज कहां है और कांग्रेस आज कहां है। पर बहरहाल हमारा विषय आज चर्चा का कांग्रेस और भाजपा नहीं था, हमारा विषय था पेट्रोलियम दामों के संदर्भ में जिस प्रकार की वृद्धि पिछले 16 दिन से जारी है, क्या इस पर पुनर्विचार की जरूरत देश की सरकार को नहीं? क्या देश की जनता के साथ ये छलावा नहीं है? क्या देश की जनता के साथ ये ज्यादती नहीं है कि जिस कोरोना काल में लोग 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहां पर सरकार अपना खजाना भरने के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर जनता पर लगातार जो बोझ डाल रही है, कहीं ना कहीं इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। सरकार को पैसे की जरूरत है, पर सरकार को पैसे की जरूरत जिसके तन पर महज लंगोटी बची है उसको भी उतार कर अगर वह अपना खजाना भरना चाहती है
तो सवाल तो उठता ही है। उम्मीद है इस उठते हुए सवालों के आधार पर सरकारें कुछ विचार करेंगी और कोई सकारात्मक फैसला भी लेंगी। बहरहाल आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम मसले पर अपनी राय से अवगत कराने और चर्चा में सहभागी बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारी आज की पंक्तियां ये कहती हैं कि बूंदों पर तो छंद लिखे हैं गजल लिखी बौछारों पर, कि बूंदों पर तो छंद लिखे हैं गजल लिखी बौछारों पर, तारीफों के बंद लिखे हैं गीत लिखे त्योहारों पर, किंतु लेखनी सूखी रहती निर्धन की कठिनाइयों पर, चिंता है किंतु ना चिंतन बढ़ती हुई महंगाई पर। प्रदीप मानोरिया ने जो ये बात कही थी, इस पर आज के इस दौर में सोचने की जरूरत है। इस समय कोई उत्सव मनाने का समय नहीं है, यह समय किसी प्रकार के उल्लास और सराहना का नहीं है। अगर समय है तो केवल इस मुद्दे पर कि जो व्यक्ति 2 जून की रोटी से वंचित है उसके पास में 2 जून की रोटी पहुंचे कैसे। जो व्यक्ति ऑलरेडी बहुत बड़ी तकलीफ के दौर से गुजर रहा है उसकी तकलीफों में कम से कम सरकार की नीति और नीयत से इजाफा ना हो, इस पर सरकारों को विचार करने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।